अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS403 का जो फाइनल टर्म का पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने देखा ये पेपर में जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड है, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने पहले हैंडआउट्स कुछ तरह पढ़ लेना, उसके बाद आप प्रिपरेशन वीडियोज़ की तरफ लाजमी आएँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें से दिए गए ऑप्शन में से या दिए गए आपके पास जो भी MCQs के जवाब हैं इनमें से क्लस्टरिंग किसके अंदर सूटेबल होती है। तो जनाब जो क्लस्टरिंग होती है वो हमेशा से रिलेटिवली स्टैटिक के अंदर जो है वो सूटेबल होती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड द क्लस्टरिंग। तो हम पहले क्लस्टरिंग को आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके जी, ये देखें क्लस्टरिंग क्या होता है। ये बेसिकली टास्क होता है जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को और डेटा को। आप इस तस्वीर में देखें तो ये आपको यहाँ पर सर्कल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इनका जो बेसिक रिलेशन है दैट इज कॉल्ड द क्लस्टरिंग। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। अगर आप इसको इमेजेस में जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मजीद क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। तो यही बात वो आपसे पूछे थे कि आपने ये बताना है, ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो क्लस्टरिंग आपको मैंने बता दिया कि जो रिलेशनशिप होता है, तो ये किसके अंदर रिलेटिवली यानी रिलेशन से रिलेटिवली जो स्टैटिक का कॉन्स्टेंट पार्ट होगा उसके अंदर हम जो है वो क्लस्टरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। आपने ये बताना है कि जो वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है वो कब होती है, डन किस और किस बेस के ऊपर होती है। तो वो हमेशा एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर होती है, जो कि हम पार्टीशन कर रहे होते हैं ना। और पार्टीशन का मतलब होता है कि आप बताते हैं, जिस तरह एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि आपने ये करना है कि आपने चीज़ों की मेंटालिटी को देखना है। जिस तरह पर्सन है, अब एक पर्सन तो एक क्लास आपने बना ली, अब उस क्लास की हमने आगे फर्दर जो है वो पार्टीशन करनी होती है कि पर्सन जो है डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, इसके अलावा इंजीनियर भी हो सकता है। अब इंजीनियर का जो काम है वो अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। ये कहने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि ये आपके एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके आगे SQL इज एन डैश स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। जो SQL है ये कौन सी स्टैंडर्ड की कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ये ANSI है, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दिस वन इज ANSI इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट अ डेटाबेस को क्रिएट करती है जिसका नाम होगा कंपनी। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्रिएट करेगी डेटाबेस को। स्टेटमेंट आपने बतानी है। तो देखें क्रिएट यानी सारे जो वर्ड्स होंगे हमारे पास कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अब कैपिटल लेटर में लिखने का मकसद क्या होता है या हम क्यों लिखते हैं, तो बेसिक आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सिंटैक्स होते हैं। अब क्रिएट डेटाबेस आपने इसको कैपिटल राइटिंग में लिखा और उसके बाद आपने कंपनी जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे नाम गिवन था आपने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो क्रिएट डेटाबेस कंपनी इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। उसके आगे देखें, डैश इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। आपने ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम जिसको यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए भी और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी। सबसे पहले याद रहे कि डेटा मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटा को मैनिपुलेट करने का मकसद ये होता है कि आपने डेटा को अरेंज करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है। यानी कि आप ये कहेंगे कि जिस तरह सीक्वेंस है, अगर हम डेटा को लिखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि डेटा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखा जाए, या फलां जो क्लास है, फलां जो एट्रीब्यूट है वो इस जगह पे मेमोरी पे नहीं बल्कि ऊपर या नीचे प्लेस होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डेटा की मैनिपुलेशन। तो आपने ये बताना है कि हम डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो बेहतर ऑप्शन होता है वो DML होता है। अब DML स्टैंड फॉर क्या होता है, इसको आपके हैंडआउट से देखते हैं। इसका वैसे मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट देखें, D फॉर डेटा, M फॉर मैनिपुलेशन और L फॉर लैंग्वेज। ये देखें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसको हम DML का नाम देते हैं, ठीक है। और आपके ये कौन से लेक्चर के अंदर फाउंड किया गया है मैं आपको एक दफ़ा वो भी दिखा दूं। तो यहाँ पर आपका हैंडआउट में ये क्वेश्चन आया हुआ कि DML इज अ लैंग्वेज विच इनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। तो यही आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है जो कि डेटा को मैनिपुलेट भी करता है, डेटा को एक्सेस भी करता है। तो दैट्स कॉल्ड द DML। मेक श्योर ये बात आपको याद रहे, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हवाले से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल टेबल्स। आपने ये बताना है कि रिलेशनल टेबल्स की जो इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो ट्रू नहीं है। तो पहले आप देखें ट्रू क्या क्या है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज होती हैं एट्रीब्यूट्स की आर ऑफ सेम टाइप, ये बात ट्रू है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि रिलेशनल टेबल्स के क्या बात जो है वो फॉल्स होगी। पहले ये बात देखें, जो वैल्यूज होती हैं एट्रीब्यूट्स की वो सेम टाइप की होती हैं। जिस तरह मुझे इंजीनियर की अगर क्वालिटीज़ लिखनी है तो मैं इंजीनियर की लिखूंगा, मुझे स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनानी है तो मैं स्टूडेंट्स की लिखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं स्टूडेंट्स में जो है वो डॉक्टर्स का डेटा एंटर कर दूँ, स्टूडेंट्स में जो है वो मैं पायलट का डेटा एंटर कर दूँ। तो जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे हमारी सेम टाइप के होंगे, सेम कैटेगरी के होंगे।
ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। आपको पता होना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो हर कॉलम है उसका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नेम एक दूसरे के साथ मैच कर रहा हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने मेमोरी को कहाँ से एक्सेस करना है और कैसे एक्सेस करना है। उसके आगे द सीक्वेंस ऑफ रोज, जो रोज का सीक्वेंस है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे वर्क करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास लाजमन है। अब प्राइमरी की आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, ये बात ट्रू नहीं है। कैसे? प्राइमरी की होती है फर्स्ट की, यानी जो पहली की होती है ना उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, और जो दूसरी की होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी की। तो प्राइमरी की आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को यूनिकली, तो प्राइमरी की का ये काम नहीं होता। दिस वन इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये बात गलत है अबाउट द रिलेशनल टेबल या रिलेशनल डेटाबेस। ओके, उसके आगे अगर डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ई को और ई रिप्रेजेंट करता है एफ को और डी रिप्रेजेंट करता है एफ को, तो ये जो रेफरेंस है ये क्या कहलाता है? ये एडिटिव कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके, मैं आपको एक दफ़ा हैंडआउट से दिखा दूं, ये आपके एमसीक्यूज के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं आपको एक दफ़ा इसको आपके हैंडआउट से कवर करवाता हूँ। पेज नंबर 166 है और इस लेवल के ऊपर ना आपके ये कुछ लॉज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, कंफर्म है ये पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपने इन तमाम चीज़ों को याद कर लेना है और ये इन्फ्रेंस के रूल्स हैं, ठीक है। और ये कौन सा लेक्चर है मैं आपको एक दफ़ा लेक्चर भी देख के बता देता हूँ। पेज नंबर 166 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपने याद कर लेना है। ये तमाम रूल्स आपके एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाला जो है ये एडिटिव रूल है अकॉर्डिंग टू योर हैंड आउट। दिस वन इज द राइट ऑप्शन हेयर। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट यूज इनपुट पैरामीटर। आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा एसक्यूएल का फंक्शन है जो कि यूज नहीं करता इनपुट के पैरामीटर को। तो वो करंट और टाइम है। ये जो आपको नजर आया ना सी फॉर करंट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, और ये जो लाइन है देन इसके बाद टी है, तो ये इसका मतलब है स्पेस। तो यहाँ पे देखें, कंफर्म कर लें स्ट्रिंग, एक मिनट है जरा। सो दिस वन इज राइट, ये मैंने कंफर्म कर लिया, ये इन्होंने खुद कहा था कंफर्म करने पर मैंने कंफर्म कर लिया। करंट टाइम इज द राइट ऑप्शन हियर अकॉर्डिंग टू गूगल। ये वेबसाइट है, आप ये देखें यहाँ पर, तो यही है पेज नंबर 221 पे आपको जो राइट ऑप्शन है वो कंसीडर किया जाएगा। दिस वन इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। आपने ये बताना है कि हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट के डिपार्टमेंट से, तो ये किसकी एग्जांपल है? तो ये कार्टेशियन ज्वाइन है, ठीक है। आई थिंक बहरहाल इसको भी आप देख लें, कंफर्म नहीं होगा बट यही होगा, कार्टेशियन ज्वाइन की ये एग्जांपल होगी। उसके आगे जनाब जो द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो डीडीएल की डिमांड या कमांड नहीं है। सबसे पहले डीडीएल होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। डीडीएल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक मकसद होता है, वो मतलब होता है इसका डेटा डेफिनेशन डिजाइन। और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्किल टू ट्रांसलेट द फिजिकल डिजाइन इनटू द एक्चुअल डेटाबेस। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डीडीएल है यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल डिजाइन से एक्चुअल डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है, इसको इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ फॉल नहीं करती है, तो वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट इनटू है। इंसर्ट का मतलब जो कि फाइनलाइज हो चुकी होती हैं, तो हम मजीद चीज़ों को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इंसर्ट इनटू इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब जो द फॉलोइंग स्टोर द टेक्सचुअल डेटा। आपने ये बताना है कि जो टेक्सचुअल डेटा है वो हम किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है WVARCHAR वार 4, ठीक है, या वर 4। तो जो वर 4 है इसके अंदर आप जो है वो टेक्सचुअल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टेक्सचुअल डेटा का मतलब टेक्स्ट को स्टोर करना है, टेक्स्ट को जो भी डेटा आपको होता है, लाइक आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, इस तरह मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने कोई भी चीज़ लिख ली, फर्स्ट कर लें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी प्लीज़, तो देखेंगे मेरा डेटा लिखा जा रहा है। अब ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में है, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद है कि ये आपका जो है वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म है, या सिर्फ जो डेटा हम लिख रहे हैं ये टेक्सचुअल फॉर्म है। तो ये हम किसके अंदर जाएंगे? वर 4 के अंदर जो है वो, या 4 जो डेटा टाइप है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे बहुत दफ़ा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपने ये बताना है कि जो करेक्ट सिंटैक्स है सेलेक्ट स्टेटमेंट का वो क्या है। तो ये वाला है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम और कॉलम नेम, यानी सिलेक्ट जो कीवर्ड है आप पहले वो राइट करेंगे। फ्रॉम ये भी डेफिनेटली आएगा कि आपने फ्लां से जो है वो डेटा को उठाना है। अब टेबल का नेम आएगा और कॉलम का नेम आएगा। सो दिस वन इज द राइट सिंटैक्स एंड दिस वन इज द राइट ऑप्शन। और ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों तरह से आपने अपने क्वेश्चन को याद रखना है। उसके आगे आइडेंटिफाई द कमांड टू रिमूव अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। आपने
आइडेंटिफाई करना है कमांड को जो रिमूव करता है तमाम तो रिकॉर्ड को आपके टेबल से, तो वो ड्रॉप डिमांड है, ठीक है। ड्रॉप डिमांड की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपने रिकॉर्ड को टेबल से रिमूव कर सकते हैं, तो ड्रॉप इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। आपने ये बताना है कि यूजर इंटरफेस की कौन सी टाइप नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपके नाम से पता लग गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉर्म्स, देखें आप विर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब व्यू एलएमएस ओपन करते हैं ना, तो आपको एक जो परफॉर्मर नजर आ रहा होता है जिसके अंदर आप एग्री 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 लगाते हैं, तो ये वो फॉर्म्स है, तो वो भी एक इंटरफेस की शक्ल है, तो ये भी नहीं हो सकता। डेटाबेस स्कीमा, अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ये आपकी ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। ये हो सकता है। आगे देखें टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, यहाँ पर भी इंटरफेस आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंस की बात है, डेटाबेस स्कीमा इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनपुट फॉर्म्स। आपने ये बताना है कि इनपुट फॉर्म के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। अब ए एंड सी बोथ चेक दिस। अब ये देखें वो बता रहे हैं कि इसका ए भी हो सकता है और इसका डी भी हो सकता है। बहरहाल इसको हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखें सबसे पहले ए ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड एन इजी इफेक्टिव एफिशिएंट वे टू एंटर द डेटा इनटू अ टेबल, कि इसमें अंदर से कौन सा जो इनपुट फॉर्म है। अब इनपुट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने ये बताना है कि हमने फॉर्म के अंदर डेटा को अगर हमने फिलअप करना है तो वो करेक्ट कौन सा नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ए होगा, बहरहाल कंफर्म कर लेते हैं इसको। प्रोवाइड डिफरेंट कंट्रोल टू ऐड डेटा इनटू द टेबल, तो ये हो सकता है क्योंकि जब हम फॉर्म को इनपुट कर रहे होते हैं, फॉर्म के अंदर डेटा को इनपुट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो कंट्रोल एक के पास होना चाहिए। ये ना हो कि मैं अपने फॉर्म में या मैं आपके फॉर्म में कुछ और एंटर कर रहा हूँ, मैं किसी के फॉर्म में कुछ और एंटर कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि एक फॉर्म जो है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया गया, उसका कंट्रोल भी उसके पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दिस वन इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे dash is control that presents a set of choices from which a user can select one or more atoms. Atoms can be text, graphic और both. आपने ये बताना जी कि ऐसा कौन सा कंट्रोल है जो प्रेजेंट करता है सेट ऑफ चॉइसेस को, जिसके अंदर हम जो है वो अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, ग्राफिक को भी लिख सकते हैं और दोनों को लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट इनपुट है। टेक्स्ट इनपुट के अंदर क्या होता है, जिस तरह MS वर्ड की फाइल्स है, आप टेक्स्ट को राइट भी कर सकते हैं वगैरह। तो ये टेक्स्ट इनपुट जो होगा इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे देखें, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है जनाब रैम। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन गलत मार्क किया हुआ है, यही ऑप्शन नहीं है, ये आपका रैम ऑप्शन है। यहाँ पे जो मेन मेमोरी होती है ना हमारे कंप्यूटर की, वो हमेशा रैम कहलाती है। आपको एक दफ़ा हैंडआउट से भी मैं कंफर्म करवा दूँ, तो ये देखें द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है इज आल्सो नोन एज रैम, उसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी मेमोरी का जिक्र आएगा ना, वहाँ पे आपने रैम के बारे में लाजमन तौर पे याद रखना है, क्योंकि रैम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेटाबेस के अंदर भी और ओवरऑल कॉन्सेप्ट के अंदर भी। तो रैम इज द राइट ऑप्शन है। इन्होंने यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको कंफर्म मैंने आपको बता दिया, तो आपने इसको रैम ही लगाना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से आपने ये बताना है कि इसके अंदर से ऐसा कौन सी जो है वो इंडेक्सेस के रिगार्डिंग या इंडेक्सेस से मुतालिक चीज़ें गलत हैं। तो ये है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड या इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कि आप इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं लिख सकते, हालांकि हम लिख सकते हैं। इस तरह इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये देखें ये आपके इंडेक्सेस हैं। इस तरह ये आपको लेक्चर बता रहा है, ये यानी जो एट द स्टार्ट ऑफ द किताब या एट द स्टार्ट ऑफ द हम बुक लिखते हैं, तो वो इंडेक्सेस कहलाते हैं। तो ये हम इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ लिख सकते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन है। ये बात गलत लिखी हुई है। उसके आगे जनाब क्लस्टर्ड इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट, वो कह रहा है कि जो क्लस्टर्ड इंडेक्सेस होते हैं ये क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली जब भी हम क्रिएट करते हैं। क्या हम क्रिएट करते हैं जी, यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस इज द राइट ऑप्शन। इसको भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ मैं आपके लिए। ओके जी, यहाँ पे इसका जवाब डेटाबेस नहीं होगा, इसका जवाब प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की आएगा इसका जवाब। मैं आपको एक दफ़ा ये कंफर्म करवाया, तो देखें व्हेन वी क्रिएट अ प्राइमरी की, क्लस्टर इंडेक्स को हम क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट, जब हम क्या क्रिएट करेंगे, जब हम प्राइमरी की का जो कंस्ट्रेंट होगा उसको क्रिएट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस गूगल या अकॉर्डिंग टू दिस पेज ऑफ गूगल, ये प्राइमरी की इसका राइट ऑप्शन है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखें, अभी जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द व्यूज़, आपने ये बताना है कि इसके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है जी व्यूज़ के बारे में।
तो वी कैन कस्टमाइज, हम कस्टमाइज कर सकते हैं ऑर्डर को ऑफ द टेबल, टेबल के फील्ड थ्रू व्यूज़, यानी कि हम व्यूज़ के ज़रिए अपने टेबल के ऑर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रू है अबाउट द व्यूज़, व्यूज़ के बारे में। दोबारा सुन लें, व्यू की मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम ऑर्डर को अपने टेबल के कस्टमाइज कर सकते हैं थ्रू के ज़रिए या व्यूज़ के ज़रिए। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा कि वी कैन कस्टमाइज द ऑर्डर ऑफ द टेबल फील्ड थ्रू द व्यूज़। उसके आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड विल ड्रॉप अ व्यू नेम्ड स्टूडेंट। आपने ये बताना है कि जिस तरह मैंने आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया, सिंपल इसकी मेंटालिटी चेंज कर दी उन्होंने एक, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट वही है। आप ये बताएंगे कि इसके अंदर से ऐसा कौन सी कमांड है एसक्यूएल की जो ड्रॉप करेगा स्टूडेंट के नेम को। सिंपल ड्रॉप जो कीवर्ड है वो आएगा, व्यू आएगा, उसके बाद स्टूडेंट आएगा जो कैपिटल लेटर में हम एज ये लिखते आए हैं। तो यही काम आपने यहाँ पे एज इट इज करना है, तो यही इसका मेन सिंटैक्स होगा, यही इसकी मेन लाइन होगी। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शोज ऑल द कॉलम फ्रॉम प्रोडक्ट व्यू। आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी दिए गए ऑप्शन में से कमांड है जो कि तमाम तर जो प्रोडक्ट व्यू है उसको कमांड शो करती है। तो सिलेक्ट, यानी सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टैटिक लगाएंगे जो एज यूजुअल जो सिंटैक्स का हिस्सा है, फ्रॉम प्रोडक्ट व्यू, और आखिर में आप डैश, यानी जो यहाँ पर एज इट इज़ आपको वेरिएबल दिया गया होगा उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये देखें सिलेक्ट, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट और व्यू, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके आगे डैश मस्ट आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द टेबल यूनिकली। वो आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने कोड को या अपने रिकॉर्ड को यूनिकली तौर पे, तो वो इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स का मतलब होता है वही काम जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है कि आपने ये करना होता है कि आपने अगर किसी भी यूनिकली चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो आप वहाँ पे इंडेक्स को देखते हैं या इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके आगे टू एक्सेस अ फाइल, अगर आपने एक फाइल को एक्सेस करना है और उसका फाइल का नाम है ABC सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस इन्वॉल्व टू मच डैश एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फाइल एक्सेस, तो टाइम, स्पेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस फाइल के लिए आपको क्या चाहिए, डेफिनेटली आपको टाइम भी चाहिए, आपको स्पेस भी चाहिए और आपको नंबर ऑफ फाइल भी चाहिए जिसको आप कंपेयर करेंगे डायरेक्ट फाइल एक्सेस के साथ। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे देखें, ओके, a file with dash record with sequential access file and average of what keys comparisons are necessary। आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी फाइल है जो कि रिकॉर्ड कर सकती हैं सिक्वेंशियल फाइल से और इसकी जो एवरेज है वो कितनी कीज़ में जाके कंपैरिजन नेसेसरी हो जाता है। तो ये बेसिकली 10,000 से लेकर 5,000 तक है, यानी जो फाइल है वो 10,000 आएगा पहले, उसके आगे जो 5,000 है वो नेक्स्ट वाले इसके अंदर आएगा। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन है। और ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि आप जो है वो एग्जांपल बेसिकली है जिसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो सिंपल लीनियर सर्च होती है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं 1,000 रिकॉर्ड्स को रखते हैं और इस तरह जो है वो हम सिक्वेंशियल फाइल के अंदर जो है वो 500 KB को रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा 10,000 बाई 5,000। उसके आगे हमें जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मटेरियलाइज्ड व्यूज़। आपने ये बताना है कि इनकरेक्ट क्या है जी मटेरियलाइज्ड व्यूज़ के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है, चलें इसको भी देख लेते हैं। तो आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मटेरियलाइज्ड व्यू। सबसे पहले मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है इसको अकॉर्डिंग टू हैंडआउट चेक करेंगे। ओके जी, ये स्कीमास ऑब्जेक्ट होते हैं विच कैन नॉट बी यूज्ड टू समराइज द डेटा, ये इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर दिस वन। अकॉर्डिंग टू गूगल इसको चेक करें तो ये देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मटेरियलाइज्ड व्यू। आपने बताना है कि मटेरियलाइज्ड व्यू के मुताबिक क्या चीज़ गलत है। तो ये स्कीमास होते हैं जो कि विच कैन बी यूज, हम यूज़ करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए, जो कि इसका इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं किया जा सकता। दिस वन इज़ राइट अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये देखें पेज नंबर 283 के ऊपर ये तमाम इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ से तमाम चीज़ें जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने ये बताना है कि इसके अंदर से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजैक्शन की नहीं है, तो वो रिडंडेंसी है। तो रिडंडेंसी इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे डेड लॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग ईच ट्रांजैक्शन आ। जो डेड लॉक होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। डेड लॉक होता क्या है, डेड लॉक की जो शक्ल होती है वो जस्ट लाइक इस तरह से होती है कि हमारी जो लॉक होती है ना वो इस तरह डेड हो जाता है, यानी कि आपका डेटा यहाँ से भी आ रहा है, डेटा यहाँ से भी आ रहा है और आखिर में आके दोनों कोलाइड करते हैं और आफ्टर जो कोलिजन है ये वाला जो डेटा होता है ना डेटा ए जो है वो रहता है ना डेटा बी, यानी डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम कहते हैं डेड लॉक मेमोरी के अंदर। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि बाय गिविंग ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के अंदर क्या वो होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो
अगर आप प्योरिटी देंगे तो आप डेड लॉक से बच सकते हैं। प्योरिटी का मतलब होता है कि आप कहते हैं भाई पहले ये वाली लाइन जाएगी और फिर ये वाली जाएगी, यानी आप पहले बता रहे हैं कि पहले इस वाली लाइन में प्रिंट होना है, फिर इस वाली लाइन में प्रिंट होना है, या इस वाली लाइन में जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होना है। तो दो डेटा आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। तो आप प्योरिटी देंगे कि पहले इतना सा पार्ट जाके सेव हो जाए, उसके बाद इतना सा पार्ट जाके सेव हो जाए, तो ये आप प्योरिटी दे रहे हैं। तो अगर आप प्योरिटी देते हैं तो क्या होता है, आपके पास जो डेड लॉक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, आप प्रिवेंट कर लेते हैं, आप बचा लेते हैं। तो यहाँ पे प्योरिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। इन्होंने नहीं लगाया हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये देखें, ये इसने लिखा है वी कैन प्रिवेंट डेड लॉक बाय गिविंग ईच ट्रांजैक्शन अ प्योरिटी। आप अगर प्योरिटी देंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये राइट ऑप्शन होगा। ओके, उसके आगे डैश इज यूज टू डिटेक्ट द डेड लॉक। आप वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है जो कि यूज़ करता है कि हम डिटेक्ट करेंगे डेड लॉक को। तो यहाँ पर वेट फॉर ग्राफ होगा, इसको भी एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेंगे। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा, वेट फॉर ग्राफ। इसको मैंने आपके हैंडआउट से भी कंफर्म कर लिया है और इसको इस वेबसाइट से भी कंफर्म कर लिया है। देखें, वेट फॉर ग्राफ इज़ द राइट ऑप्शन हियर। तो यही आपने लगाना है, वेट फॉर ग्राफ इज़ द राइट ऑप्शन। उसके आगे ना आप टू रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आप रीड करना चाहते हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, तो इट इज़ फर्स्ट ब्रॉड इनटू व्हाट फ्रॉम डिस्क एंड इट्स वैल्यूज कॉपी इनटू द प्रोग्राम वेरिएबल। वो कह रहा है कि अगर आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे सबसे पहले अपनी डिस्क में से और इसकी वैल्यू को कॉपी करेंगे प्रोग्राम के मेन वेरिएबल में, तो आपके पास कौन सी ऐसी मेमोरी है जहाँ पर आप अपने डेटा को फर्स्टली ब्रॉड करेंगे, फर्स्टली लेकर जाएंगे, तो वो डेफिनेटली मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम का नाम देते हैं। तो रैम या मेन मेमोरी इज़ द राइट ऑप्शन है, दिस वन इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकिंग इज़ मेंटेन बाय। जो लॉकिंग है वो कहाँ से मेंटेन होती है, वो लॉक मैनेजर से मेंटेन होती है। तो लॉक मैनेजर यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कमिट, जो एग्जीक्यूशन है कमिट स्टेटमेंट का, डैश इज अपडेटेड फर्स्ट। तो क्या सबसे पहले अपडेट होता है, तो डेटाबेस जो बुफर है वो सबसे पहले अपडेटेड फर्स्ट होता है। तो डेटाबेस बुफर इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रोवाइड मेन डेटा रीडेबिलिटी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग फीचर है जो कि मेन रिलायबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो वो आपका डेटा शेयरिंग भी हो सकता है, कंट्रोल रिडंडेंसी भी हो सकता है, बेटर डेटा इंटीग्रिटी भी हो सकता है और कंकरेंसी भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर से आपने बताना है कि कौन सा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दैट इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इसलिए जाता है कि हम डेटा को शेयर कर सकें। तो डेटा शेयरिंग इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब एट्रीब्यूट्स दैट जॉइंटली मेक अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। आपने ये बताना है कि ऐसे एट्रीब्यूट जो कि जॉइंटली हम करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के, तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये एंटिटी वाला होगा, एंटिटी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू गूगल भी आप इसको सर्च कर लें और ये आपके पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 30 में समथिंग होगा मेरे ख्याल में। देखें पेज नंबर 77 है, इसके अंदर है, पर ये मिड टर्म से आया हुआ है, लेकिन आपका मिड टर्म से एकदम MCQs आते होते हैं। तो एंटिटी इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन, देखिए हाउ वी कैन नॉट डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, यूजिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है वो डिटरमाइन नहीं होती आपकी कोऑर्डिनेट्स पे सिस्टम के ऊपर। ये इसने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं दिस वन, ठीक है। तो ये आपने इसको एक दफ़ा खुद से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रीजन की। फ्रीजन की के बारे में आपने बताना है। तो ये वाला ऑप्शन होगा कि फ्रीजन की और प्राइमरी की के जो नेम होते हैं वो मस्ट बी सेम, वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL के अंदर आपको एरर का सामना करना पड़ेगा और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो फॉरेन की और जो प्राइमरी की है इसके नेम जो है वो मस्ट बी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रिपरेशन वीडियो थी जी, मेक श्योर कि आपको समझ आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ करंटली पेपर लाजमन तौर पे शेयर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो की ज़रा भी समझ आई है तो प्लीज़ को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।